करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। ये हमारा निराश हताश हैवलॉक अपनी पूरी ताकत गंवाए बैठा था। वहाँ पे उसको कोलकाता के उनके आका ने 2500 युवा यूरोपियन सोजिर, तकरीबन 1100 पंजाबी सिख सोजिर, नई तोपें, आयर और कूपर जैसे नौजवान अफसर, आउट्रम जैसा और नील जैसा रणधुरंधर अनुभवी साथी, इतना बड़ा इंजेक्शन हैवलॉक को दे दिया। अब उससे जो होना था वही हुआ। हैवलॉक तो अपने जैसे यौवनावस्था में फिर से लौट चला, वहीं जोश वहीं ताकत के साथ। स्वाभिमानी हैवलॉक 20 सितंबर को गंगा पार करके निकल पड़ा। बीच में जो भी आया, जिसने प्रतिरोध किया, उनको दया माया न दिखाते हुए मार के, काट के, जला के सबको बाजू कर दिया। बिना समय गवाए उसकी ये विजिगुषु सेना मात्र 3 दिन में आलमगढ़ पहुंच गई, वो भी बड़े नाममात्र नुकसान के साथ, क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ लक्ष्य पे थी। रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं या थी, अवरोध था, उनके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। बस लखनऊ रेसिडेंसी में पड़े हुए अपने ब्रिटिशों को मुक्त करना और लखनऊ में यूनियन जैक की पुनर्स्थापना करना। तारीख थी 24 सितंबर। सुबह तड़के जंग चालू हो गई। दोपहर होते होते घोड़े ने 5 तोपें हमारे राष्ट्रवीरों की अपने कब्जे में ले ली। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था। रात भर भयंकर संघर्ष जारी था। राष्ट्रवीर भी हमारे बेफाम हो गए थे, तो वो भी रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रात को बारिश चालू हो गई और बारिश में ही एक बहुत बहुत बड़ी खबर हैवलॉक तक पहुंची। खबर क्या थी? खबर थी 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया है। ये सुनने के बाद में हैवलॉक में मानो 100 हाथी का बल संचारित हुआ। 25 सितंबर वो निर्णायक दिन था। सुबह होते होते हैवलॉक एक तंग रास्ते से रेसिडेंसी की तरफ चल पड़ा। राष्ट्रवीरों को उसकी भनक लग गई। उन्होंने तोप के सहारे गोले दागने शुरू कर दिए। उससे गोलों से बचते बचाते हैवलॉक आलम बाग से 4 बाग चौराहे तक पुल के पास पहुंचा। बस अब यहीं एक हैदर पुल और तुरंत लखनऊ प्रवेश।
और ये निश्चित था कि चार बाग में वो हैदर पुल के पास जो नाका था वहां पे घनघोर संघर्ष जरूर होगा। अब जैसे इन्होंने पुल अभी पार नहीं किया था, पुल के पास आए, जैसे पास आए तोपों ने आग बरसना चालू किया। अब राष्ट्रवीरों ने तोपों से गोले दागे तो मॉड ने भी अपने तोपों को बत्ती दे दी। मित्रों, एक घंटा, पूरा एक घंटा दोनों तरफ से सिर्फ गोलाबारी शुरू थी। वहां राष्ट्रवीर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। गोरों की वो उत्साहित सेना जितनी भी थी उन सबको राष्ट्रवीरों ने पुल पे रोक लिया था। 1.5-2 घंटे के बाद गोरों को पता चला कि 21 उनके यूरोपियन सोजिर पुल के पास ही ढेर हो गए हैं। शवों को तत्काल गोमती नदी में पुल के ऊपर से नीचे डाला गया ताकि सेना का जो आत्मविश्वास था उसको क्षति न पहुंचे। अब ये मंजर देख के मॉड हैवलॉक के पुत्र के पास गया। हैवलॉक के पुत्र को मॉड ने कहा, हेलो यंग मैन, अरे भाई, आप जो देख रहे हो, आप युवा हो, सोचो, कुछ सोचो, इसका तोड़ निकालो, कब तक यहाँ पुल पे हम फंसे रहेंगे। हैवलॉक का पुत्र युवा था, हाँ, अनुभव की कमी थी और बड़ों का वो आदर करना भी जानता था क्योंकि वो अनुशासित सैनिक भी था। तो तुरंत भाग के वो नील के पास पहुंचा और नील को उसने विकल्प पूछा। अब नील ठहरा अनुभवी सोल्जर, उसने हैवलॉक के वो युवा पुत्र की तरफ देखा और विकल्प के लिए आउटरम की इजाजत लेने को उसको भेज दिया। युवा हैवलॉक कुछ क्षण वहां पे रुका और तत्काल पता नहीं उसके मन में कुछ नई रणनीति वगैरह कुछ आई थी, कुछ विचार चल रहे थे। तो विचार करते करते वो आउटरम की जगह हेनरी की दिशा में उसने घोड़ा दौड़ाया। अब घोड़ा हेनरी की दिशा में तो दौड़ाया, लेकिन हेनरी से मिले बिना वो फिर लौट के नील के पास आ गया। अब ये 10-15 मिनट में कहीं हुआ होगा। नील के पास आ गया और तुरंत अधिकार वाणी से इस युवा हैवलॉक ने पूछा कि जनरल, हाँ, मैंने पूछा, सेनापति ने डिफेंस छोड़ के पुल और नाके पे तुरंत हल्ला बोलने का हुक्म दिया है, चाहे जो हो। अब ये जो चाहे जो हो ना, इससे फिर नील में भी जोश आ गया। नील उठा, खड़ा हो गया। नील ने सारी तोपें मॉड को कह के पुल की दिशा में घुमा दी। उसने घुमा दी और देखता क्या है, ये युवा हैवलॉक स्वयं और 25 यूरोपियन गोरे सैनिक लेके पुल की दिशा में घोड़े को दौड़ाने भी लगा था। अब ये दौड़ने लगा, पुल के उस पार हमारे राष्ट्रवीर थे तो 10 राष्ट्र प्रेमी बिल्कुल पुल के ऊपर चट्टान की तरह उसका रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। अब मित्रों, ये 25 गोरों के साथ युवा हैवलॉक पुल की तरफ आ रहा है। सामने हमारे 10 राष्ट्र प्रेमी चट्टान की तरह खड़े हैं उसको रोकने के लिए। 1.5-2 मिनट तक पुल के ऊपर पता ही नहीं चला कि भाई छलांग लगा के कोई नीचे गया है, किसी को नीचे फेंका गया है, या पूरे घोड़े के साथ कोई नीचे गया है। अब दोनों में अंतर बचा था मात्र 20 से 25 फुट। 20 से 25 फुट युवा हैवलॉक पे सूं करके एक गोली चली। आज नियति उस शूरवीर के साथ थी, ये निश्चित है।
युवा हैवलॉक के मस्तक और गर्दन के बजाय गोली उसकी जो ऊपर की टोपी थी, लाल टोपी, उससे आर पार हुई। युवा हैवलॉक के गोली का वो धुरंधर जो था वो तत्काल नीचे गिर पड़ा, क्योंकि ये 25 युवा जो यूरोपियन थे उनमें से किसी ने उस पर गोली चलाई थी। शाबाश, उस राष्ट्रवीर को मेरा सलाम है। ये है हमारे पूर्वज, ये है उनकी निडरता, ये है उनका राष्ट्र प्रेम, उनकी समर्पित भावना, जिसका आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखा है। 25 यूरोपियन हैवलॉक के साथ घोड़ों पे दंदनाते सामने आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रवीर चट्टान की तरह उनको रोकने खड़े हैं, और जैसे नजदीक आए बिना डरे गोली चलाता है। गोली दुर्भाग्य है कि टोपी से निकलती है, और उसी वक्त सामने से भी एक गोली आती है, और यही हमारा ये महान देश प्रेमी राष्ट्रवीर ढेर हो जाता है। ये है हमारे आदर्श, हम इन सब के ऋणी हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। कुछ क्षणों की मैंने ये बात बताई, ये सब हुआ मित्रों, ये 1.5 से 2 मिनट में हुआ, 1.5 से 2 मिनट में हुआ। युवा हैवलॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो तुरंत पुल पार करके आगे निकल गया। राष्ट्रवीर हमारे जितने थे पुल और नाके से पीछे हटने लगे। युवा हैवलॉक जोश में था, ये क्योंकि उसका पहला बड़ा युद्ध अनुभव था, और अपने पिता की तरह वो भी निडर और शौर्यता दिखा के अपने जीवन को सार्थक करने में जुट गया था। हाय रे किस्मत है, हाय रे किस्मत, दूसरा शब्द नहीं है। चारबाग का वो महत्वपूर्ण रास्ता गोरों के हाथ लग गया। सारे राष्ट्रवीर वहां से भाग के पीछे गए। हैवलॉक, कूपर, नील। अब ये छोटी सी जीत थी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये लखनऊ का प्रवेश द्वार था। अब बस शहर बीच में बचा था। शहर को पार, जैसे एक साइड के पार करते करते सामने रेसिडेंसी दिख गई। अब वो रुकने वाले नहीं थे। चारबाग का पहला मार्ग कब्जे में लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया। वो भी पादाक्रांत करते 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 दोनों पक्षों को तो पता ही नहीं चला कि ये जो धरती है ये लाल कब हुई है और किसके खून से हुई है, किसी को पता नहीं था। बस तलवारबाजी की आवाजें, गोलीबारी, बायोनेटा से वो छाती फट रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था। ना रणनीति थी, ना योजना थी, मेरे ख्याल से दोनों की नहीं थी, क्योंकि ये अब मित्रों हाथापाई की ये लड़ाई शुरू हो गई थी। अब तो ये जाहिर था कि एक पक्ष का पूर्ण निपात, उनका पूर्ण निपात ही दूसरे पक्ष की विजय की गारंटी बन चुकी थी, क्योंकि दोनों जानते थे कोई एक भी अगर किसी भी पक्ष का हो, लेकिन अगर एक बचा तो वो मरते दम तक लड़ना उसका तय है। रात हो गई, सारे रास्ते लखनऊ के उस रात को 25 की रात को गीले पड़े थे। लेकिन मित्रों ये बारिश नहीं थी, समर देवता को सभी ने रक्ताभिषेक जैसे किया हुआ था। आउटरम की तलवार अब रात होते होते ऊपर भी नहीं जा रही थी। उसने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन ये हमारे युवा आयर, कूपर, हैवलॉक पुत्र और नील वो कहाँ मानने वाले थे। नील तो सबसे आगे था,
जोश में दौड़ता जा रहा था। गोरों की सेना को अंदाजा भी नहीं हुआ कि जोश के चक्कर में उन्होंने लखनऊ शहर में मुख्य बाजार का तंग रास्ता चुना है। और जैसे वो चाइनीज बाजार की वो जो कमान उस नील को दिखी तो नील की आंखें फटी की फटी रह गई। नील को समझ में आया कि भाई रास्ता तो हम चूक गए हैं और ये बहुत तंग रास्ता था। नील ने बस पीछे देखा, तोपों का नामो निशान नहीं था। जाहिर है उस तंग रास्ते से तोपे आने में लाने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए तोपों का जो दल था और नील ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया था। और तभी मित्रों, चाइनीज बाजार के कमान पे बैठे हमारे वो अनाम भारत माँ के सुपुत्र एक ने नीचे खड़ा हुआ और दुविधा में पड़े नील को देखा। बंदूक के तान ली गई। नीचे नील रुका हुआ था। यही था वो उचित समय, यही था वो उचित क्षण। मातृभू को वंदन करके उस महान अनाम ने गोली चलाई। परम पूज्य तात्या सावरकर जी ने भी अप्रतिम लेखन शैली का और अपने अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए इस घटना का उल्लेख किया है। तात्या कहते हैं, उस राष्ट्र पुरुष ने निशाना पकड़ा, निशाना साधते हुए उसने गोली चलाई। वह गोली जैसे एक क्रोधित नागिन की तरह फनफनाती विद्युत गति से नील के गर्दन को डस गई और क्षणार्धात पार भी हो गई। गोरी सेना, हमारे अन्य राष्ट्रवीर जितने भी थे वो उस समय हतबद्ध हो गए। गोरे सेना की शिस्त प्रिय अनुशासित वो वीर योद्धा, वो रणनीतिज्ञ, जमीन पे गिरना उनको भी अपेक्षित नहीं था। सभी दिग्मूढ़ अवस्था में थे। संपूर्ण वो बाजार के प्रवेश द्वार के आजू बाजू का जितना भी परिसर था वो एक अजब प्रकार की बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे उस कमान के आसपास का समय ही शायद थम गया है। क्षणार्धात हैवलॉक नजदीक आ गया। हैवलॉक ने देखा कि नील नीचे पड़ा है। अपना अनुभव और अपना धैर्य का परिचय देते हुए उसने कमान अपने हाथ में ले ली। बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे नील के शव को हैवलॉक ने तुरंत पीछे अपने सैन्य में भेज दिया और हैवलॉक बिना विलंब फिर से दौड़ पड़ा रेसिडेंसी की ओर। अभी भी मित्रों तोपों का कोई नामो निशान नहीं था। तंग बाजार के रास्तों में गोरों के खून की जैसी एक छोटी नहर सी बहने लगी थी। इतनी मारकाट हुई थी। अब माफ़ करना, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बिकॉज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ना कि वो जो बाजार में नील के जाने के बाद जैसे हैवलॉक उस तंग गली से निकला है और उसके पीछे ये हमारे यूरोपियन युवा सोल्जर निकले हैं, आजू बाजू में हमारे राष्ट्रवीर बैठे थे उनकी प्रतीक्षा में, तो क्या हुआ होगा, कितनी मारकाट हुई, आप जरा सोचो। मेरे दिमाग में है, पूर्ण चित्र दिमाग में है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो मैं सोच मराठी में रहा हूँ, इसलिए हिंदी में वो कन्वर्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि मंजर क्या था। लेकिन हैवलॉक, हैवलॉक बिना रुके, हैवलॉक और उसकी वो आंग्ल सेना बची कुची जितनी भी थी वो लक्ष्य की ओर तूफानी से चल पड़ी थी। लक्ष्य के ज्यादा करीब पहुंची, इतनी ज्यादा करीब पहुंची कि अंदर रेसिडेंसी से उनको हर्षोल्लासित चीखें अब सुनाई देने लगी।
कैप्टन विलियम्स लिखता है, पूरे रास्ते में चल रही मार काट, बहता खून, इन सब को नज़रअंदाज किए जिस प्रकार से हैवलॉक दौड़ कर रहा था, उससे और उसे देख के हमारे अधमरे शरीर में जैसे जान आ गई। हमारा विश्वास जग गया कि हम सब एक राष्ट्र है। आनंद की कोई परिसीमा नहीं रही। उन वीर ब्रिटिशों के स्वागत के लिए हम सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनेक विधवा, अनेक बीमार सैनिक स्वयं स्वागत कर रहे थे। ये प्रसंग अवर्णनीय है। रेसिडेंसी में शरणागति के लिए उन सभी को आज 87 दिन 87 डेज हो गए थे। 700 लोगों ने जान गंवाई है मित्रों। वैसे लास्ट एपिसोड में मैंने हिसाब भी बताया है कि 29 जुलाई से 12 अगस्त ये 14 दिन में 650 मरे और रेसिडेंसी में 3 महीने में 700 मरे। अंतिम गिनती क्या थी? अंतिम गिनती थी 500 के करीब गोरे और 400 काले हिंदी गुलाम मात्र रेसिडेंसी में बचे थे। और ये जो 3000 नए दम के गंगा पार करने वाले कलकत्ता से आए जो सोजिर थे, जिसमें गोरे और सिख थे, उनमें 712 लोग काटे जा चुके थे। और ऑफ कोर्स नील को कौन भूल सकता है। किस समझ में आने से पहले ही राष्ट्रवीरों ने तुरंत एक काम किया। राष्ट्रवीरों ने जैसे हैवलॉक रेसिडेंसी में घुसा, राष्ट्रवीरों ने अपना घेरा और टाइट कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों, हैवलॉक ने रेसिडेंसी का घेरा तोड़ा, अंदर गया, फंस तो नहीं गया? चलो देखते हैं कल। वंदे मातरम।